तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है और ये 14वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 13 क्लास पढ़ चुके हैं और हम लोग लगातार 3 दिन से इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासों में हम लोगों ने ये जाना कि ज्ञान की जब विवेचना की जाती है, ज्ञान की वर्णन किया जाता है, ज्ञान की समीक्षा की जाती है, ज्ञान का खोज किया जाता है, ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है, तो ज्ञान मीमांसा की बात होती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत हमने ये जाना कि नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज क्या है, और आज के पर्टिकुलर क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या होता है, ज्ञान की वैधता क्या होती है। ये जो क्लास है दोस्तों, ये आपका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बीएचयू हो, चाहे फिर स्टेट यूनिवर्सिटियां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए एक क्लास काम करेगी क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। सभी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना ही होता है और स्पेशल ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है। तो एक बार कमेंट में करके बताइएगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, क्या आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है या एग्ज़ाम आपका कब से स्टार्ट होने वाला है और कब तक आपका एंड होगा, पहला पेपर कौन सा है आपका, मुझे थोड़ी जानकारी दीजिएगा। देखिए, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की वैधता के संबंध में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ज्ञान क्या है। एक जानकारी है और कैसी जानकारी है और उसकी वैधता कैसे निर्धारित होगी। तो समझिए बात को कि जैसे जो भी ज्ञान है, जिस संदर्भ में वो चीज़ बोली गई है, उस ज्ञान की जो भी विशेषताएं हैं, उस ज्ञान की जो भी उपयोगिता है, उस ज्ञान का जो भी क्षेत्र है, जिस संदर्भ में ज्ञान बोला गया है, उस संदर्भ में वो ज्ञान लागू होना चाहिए। जो ज्ञान की विशेषताएं हैं वो प्रमाणित होनी चाहिए। जो ज्ञान की उपयोगिता है वो उपयोग में आ जानी चाहिए और जिस क्षेत्र में ज्ञान को बोला गया है उस क्षेत्र में वो वर्क करना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए, यानी कि सक्रिय होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि ज्ञान की वैधता है। जिस संदर्भ में जिस ज्ञान को बोला गया है उस संदर्भ में वो ज्ञान अपनी कसौटी पर उतरे, वो ज्ञान अपना फंक्शन करे, वो ज्ञान उस प्रकार से सक्रिय हो जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी उपयोगिता है, तब हम मानेंगे कि ज्ञान की वैधता है। ये चीज़ आप जान लीजिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से हम आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि जैसे कि बॉटल में पानी है। बॉटल में पानी का चित्र मैं सही से नहीं बना पाया हूँ, बचपन से मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब रही है। कारण ये है प्रैक्टिस नहीं किया हूँ और जब हम कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो समय कम दिए हैं इसलिए ड्राइंग ख़राब है। ठीक, तो देखिए बॉटल में जैसे पानी है तो बॉटल के अंदर द्रव्य है जो पानी के रूप में है, इसे पीने से प्यास बुझती है। ये क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है कि बॉटल के अंदर द्रव्य है और पानी के रूप में वो द्रव्य है और अगर इसको पी लें तो प्यास बुझ जाती है। तो ये किसके संदर्भ में बोला गया है? प्यास बुझाने के संदर्भ में बोला गया है। इसकी उपयोगिता क्या है कि पीने से प्यास बुझ जाती है और इसका क्षेत्र क्या है? भाई लिक्विड के क्षेत्र में बोला गया है, द्रव्य के क्षेत्र में बोला गया है। तो अब अगर इस पानी को हम देखें, इसका परीक्षण करें तो इसमें H+O H2O इसका सूत्र होता है। तो ये अब क्या क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और अगर इसको हम पी के टेस्ट करें तो हमारी जो प्यास होगी वो बुझ जाएगी। तो ये ज्ञान क्या होगा? सत्य माना जाएगा। इस ज्ञान की वैधता क्या होगी? सत्य मानी जाएगी। ये ज्ञान यानी वैध है क्योंकि ये ज्ञान का जो स्टेटमेंट है, जो जानकारी है, वो अपने कसौटी पे खरा उतर रहा है, वो सक्रिय है, वो वर्क कर रहा है कि भाई ये द्रव्य है तो द्रव्य भी हो गया, चेक हमने किया। और इसको पीने से प्यास बुझती है तो पी के देख भी लिए तो प्यास भी बुझ रही है। तो ये ज्ञान जिस संदर्भ में बोला गया था, जिस क्षेत्र के लिए बोला गया था, इसकी जो उपयोगिता थी, सब में क्या है? ये 100% वर्क कर रहा है। तो जो ज्ञान जिस संदर्भ में बोला गया है, जिस क्षेत्र के लिए बोला गया है, अगर उसी क्षेत्र में उसी संदर्भ में वो 100% वर्क कर रहा है, अपने कसौटी पे उतर रहा है, तो वो ज्ञान आपका वैध माना जाएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं
ज्ञान अपने कसौटी पर अगर पूर्ण रूप से खरा उतरता है तो उसकी वैधता मानी जाएगी। ज्ञान जिस कसौटी पर रख के उस ज्ञान को बनाया गया है, उस ज्ञान का जो स्टेटमेंट है, अगर वो उसी चीज पे लागू हो जाता है, वही चीज प्रमाणित हो जाता है, तो वो ज्ञान वैध माना जाएगा। किसी तथ्य की सत्यता की पुष्टि हो जाना ही ज्ञान की वैधता का निर्धारक होता है। कोई भी ज्ञान है, अगर उसकी सत्यता की पूर्ण तरीके से पुष्टि हो जा रही है तो वो ज्ञान आपका वैध होगा। ज्ञान की वैधता को हम ज्ञान के सिद्धांत में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंतर्गत हम ज्ञान की वैधता का अध्ययन करते हैं। ज्ञान की वैधता ज्ञान की उत्पत्ति पर भी निर्भर करती है। किसी ज्ञान के वैध होने की संभावना तब घट जाती है जब वो ज्ञान सिर्फ अनुभव से प्राप्त किया गया हो, उस पर हम तर्क न किए हों, तो उस ज्ञान की वैधता थोड़ी कम हो सकती है। और अगर उस किसी ज्ञान को हम तर्क से प्राप्त किए हैं, रीजन से प्राप्त किए हैं, रीजन के थ्रू प्राप्त किए हैं, तो उस ज्ञान की सत्यता क्या है, पूर्ण बरकरार रहती है, उस ज्ञान की वैधता भी बरकरार रहती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी ज्ञान को हम एम्पिरिसिज्म के थ्रू प्राप्त किए हैं, अनुभव के सेंसेस के थ्रू प्राप्त किए हैं, तो सेंसेस से देखा हुआ सुना हुआ हर चीज़ पूरे तरीके से सत्य नहीं होता, तो उसके गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी ज्ञान को हमने अनुभव किया, फिर तर्क किया और फिर ज्ञान में कन्वर्ट किया, तो वो उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो यही बोला जा रहा है कि ज्ञान की वैधता ज्ञान की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ नॉलेज पर भी डिपेंड करती है। इंडियन फिलॉसफी को यदि हम देखेंगे तो दो प्रकार के वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है। एक तो इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है और एक एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है। इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी नॉलेज है उसको शुरुआत में ही सत्य मान लिया जाता है, और इस प्रकार के वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में किसी भी प्रकार के संदेह के, किसी भी प्रकार के डाउट का कोई जगह नहीं होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ईश्वर है मतलब है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार के नॉलेज को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, हमने कहा बाटल के अंदर पानी है, तो हमने मान लिया कि बाटल के अंदर पानी है, अब हम उसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही इस नॉलेज को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको उस नॉलेज में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। हमने एक बॉटल में देखा कि भैया पानी भरा है, मान लिया कि पानी है। इस प्रकार के जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज का समर्थन करता है वो मीमांसा दर्शन आपका इस प्रकार के वैलिडिटी ऑफ नॉलेज का समर्थन करता है। अब इसी के अपोजिट में एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में क्या है कि ये बोलेंगे कि बाटल के अंदर पानी ही है या कुछ और है। ये कोई भी नॉलेज ये एक्वायर किए तो उसको मान नहीं लेंगे तुरंत कि वो सत्य है या वैध है। इन्होंने बाटल के अंदर पानी देखा तो इनका स्टेटमेंट क्या होगा कि बाटल के अंदर पानी ही है या कुछ और है, यानी इनको अभी तक भरोसा नहीं है। मे बी डाउट, इनको डाउट की संभावना है कि भाई पानी के अंदर हो सकता है, बॉटल के अंदर पानी नहीं कुछ और भी हो सकता है। ये क्या करेंगे, मैं वहां आऊंगा, पीऊंगा, प्यास बुझ जाएगी, तब मानूंगा कि पानी है। एक बॉटल में पानी रखा है तो देखा कि बाटल के अंदर पानी है और हमने तुरंत यदि मान लिया तो कैसी वैलिडिटी ऑफ नॉलेज हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज हो जाएगी। शुरुआत में ही स्वीकार कर लेंगे, संदेह वाली स्थिति कोई भी नहीं रहेगी, और इस प्रकार के वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को मीमांसा दर्शन सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा ग्रुप है जो देखा कि बाटल के अंदर पानी है दूर से, लेकिन वो बोला बाटल के अंदर पानी है या कुछ और है, यानी इसमें डाउट होने की संभावना है, ये नहीं मानते हैं। इस प्रकार के जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज वाले फिलोसोफर हैं जो इसका पक्ष दिए हैं, जो इस प्रकार की बात किए हैं, ये तुरंत नहीं मानते हैं। ये वहाँ जाएंगे, दूर से पास आएंगे, पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी तो ये मानेंगे कि पानी है, तो ये प्रैक्टिकल करके मानते हैं कि हाँ वो वैलिड नॉलेज है या नहीं है। इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को स्वतः प्रमाण्यवाद हिंदी में बोला जाता है। और जो एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज है ये शुरुआत में वैधता नहीं मानता है। जैसे बॉटल में इसने पानी देखा तो तुरंत ये नहीं मानेगा, बाद में मानेगा, लेटर ऑन इसका कीवर्ड है। एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज का कीवर्ड आपका लेटर ऑन है, तो ये बाद में मानते हैं कि बॉटल में पानी है।
तो ये आगे मतलब कि प्रैक्टिकल कर लेंगे, पास आएंगे। अगर यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ से देखा अपने आंखों से कि बॉटल में पानी है तो पास आएगा, और पास आने के बाद पिएगा और फिर मानेगा कि बॉटल में पानी है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक्सट्रोनियस थिंक होता है, एक्सट्रोनियस कंडीशंस होते हैं, यानी बाहरी स्थिति पे इनको भरोसा होता है। जैसे किसी भी बॉटल के अंदर पानी रखा हुआ है तो ये भाई बॉटल के अंदर है, इनसाइड है, तो अंदर से ही रखे हुए पानी को यदि हम विश्वास कर लेते हैं कि ये पानी है तो इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में आ जाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे, पानी भाई एक गिलास हम ले लेते हैं, इस बॉटल के पानी को निकाल के गिलास में लेते हैं और पी के टेस्ट करते हैं और फिर मानते हैं कि पानी है, यानी बाहर ला लिए। तो बाहरी स्थितियों पे ये ज़्यादा भरोसा करते हैं, पानी को बाहर निकाल कर गिलास में लेकर पिएगा तब ज्ञान की वैधता को मानेगा, यानी प्रैक्टिकल किए बिना नहीं मानेगा। इस प्रकार के वैलिडिटी ऑफ नॉलेज के समर्थक न्याय दर्शन आपका करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परतः प्रमाण्यवाद। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इसमें मेन होता है, जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नॉलेज को वैलिड नहीं कहते हैं। ट्रूथफुल एक्टिविटीज इसमें होती हैं, एक्टिविटीज करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ये मानेंगे। लॉट ऑफ डिबेट के बाद इसमें नॉलेज को वैध ठहराया जाता है। कोई भी चीज़ देखे तुरंत बिगनिंग में ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लॉट ऑफ डिबेट, बहुत सारे डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तब फिर ये नॉलेज को वैलिड ठहराते हैं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ नॉलेज के अंतर्गत सत्यता के परीक्षण का सिद्धांत भी दिया गया है कि भाई यदि कोई नॉलेज है तो उसके सत्यता का परीक्षण करके भी हम उस नॉलेज को वैलिड अनवैलिड ठहरा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का थ्योरी है। तो इसमें 3 प्रकार के सत्यता के परीक्षण संबंधी सिद्धांत हैं। पहला है आपका कोहेरेंस थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबद्धता सिद्धांत। दूसरा है कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवाद अथवा सादृश्यता सिद्धांत। तीसरा है आपका प्रैग्मैटिक थ्योरी, जिसको व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं। एक एक करके आइए हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, कोहेरेंस थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे सत्य का सुसंगतता संबद्धता सिद्धांत। यह सिद्धांत ज्ञान के सत्यता जानने के लिए उसकी आत्मसंगति, उसके संगठन, एक रूपता में होने पर बल देता है। यह मानता है कि तथ्यों के संबंध में हमारे 2 कथन होते हैं, इनमें से एक कथन सत्य है, पूर्व सिद्ध है, और दूसरा कथन नया है। इनका कहना क्या है कि ये जो सिद्धांत है ज्ञान के सत्यता को जानने के लिए, यानी किसी नॉलेज की को ट्रूथफुल चेक करने के लिए उसकी आत्मसंगति, उसके संगठन और एक रूपता में बल देता है। कि ये कहना क्या चाहता है कि जैसे हमारे पास कोई फैक्ट है और उसके बारे में 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, तो 2 स्टेटमेंट में से जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले से सिद्ध है, पहले से प्रूव्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट नया है, उसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी सत्यता को यदि हमें सिद्ध करना है तो हम ये देखेंगे कि जो पहला वाला स्टेटमेंट प्रूव्ड था उससे कितना रिलेशनशिप है दूसरे वाले स्टेटमेंट का। अगर उससे संबंध है, पहले वाले स्टेटमेंट से दूसरे वाले स्टेटमेंट का थोड़ा सा भी संबंध है, तो वो नॉलेज ट्रू होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुरंत समझ आ जाएगा। फैक्ट क्या है, भार, वजन कितना है, तो हम देखते हैं वजन के संबंध में हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, जो कि पहले से प्रूव्ड है, वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव्ड कर दिया है कि भाई 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है 10 kg, 10 kg बराबर 10,000 ग्राम दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये वाला पहले स्टेटमेंट से संबंधित है, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, इसीलिए 10 kg बराबर 10,000 ग्राम होता है। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को भी हम सत्य बोल सकते हैं। तो इसका यही कथन है कि हमारे पास कोई फैक्ट होगा, 2 स्टेटमेंट होंगे, पहला स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड होगा और दूसरा स्टेटमेंट यदि पहले वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो वो सत्य होगा। दूसरा क्या है, देखिए कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं संवाद अथवा सादृश्यता सिद्धांत। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। इसका क्या कहना है, देख लीजिए। इसका कहना है आपका, इसकी मान्यता है कि विचार और उस वस्तु के आपसी संवाद से सत्य को जाना जा सकता है, अर्थात तथ्य और कथन में समानता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। ये बोल क्या रहा है, और जो तथ्य होना चाहिए वो वास्तविक होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अनुभव द्वारा तथ्य का सत्यापन किया जा सके, ये चीज़ ये बोला जा रहा है। आपने कोई स्टेटमेंट बोला, भाई स्टेटमेंट ही ना नॉलेज है। आपने कोई स्टेटमेंट बोला, वो नॉलेज है, तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट होगा, भाई उस नॉलेज को ट्रूथ
फुल मानने के लिए स्टेटमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट होगा इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, अंतर 0 के बराबर होगा। जैसे समझिए, हमने बोला कि मैं 10वीं पास हूँ, भाई ये हमारा नॉलेज है, मैं 10वीं पास हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 10वीं पास हूँ, ये हमारा ज्ञान है। और इससे रिलेटेड मैं फैक्ट क्या दूंगा, भाई आप हमसे फैक्ट भी तो मांगेंगे कि भाई आप कोई नॉलेज बोल रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है, तो हम बोलेंगे भाई मेरे पास 10वीं का रिजल्ट है। तो हम आपको लाए और अपने 10वीं का रिजल्ट दिखा दिया, आपने देखा कि मेरा उसमें इतना % है, तो मेरे स्टेटमेंट में, मेरा स्टेटमेंट था मैं 10वीं पास हूँ और मेरा फैक्ट था रिजल्ट, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं बोला भी था 10वीं पास हूँ और रिजल्ट में भी लिखा था 10th पास्ड, तो दोनों में अंतर नहीं था। तो इस प्रकार के नॉलेज को हम ट्रू बोल सकते हैं, उसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। तो यानी फैक्ट और स्टेटमेंट में अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रैग्मेटिक थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें क्या है, व्यवहारवादी विचारक सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं, उसका संबंध व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं और जीवन के लिए उसे उपयोगी मानते हैं। इनकी दृष्टि से सत्य परिवर्तनशील है, जो देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। इनकी मान्यता की है कि वह ज्ञान सत्य है जो व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है और उसके लिए उपयोगी है। देखिए, प्रैग्मेटिक थ्योरी यानी प्रयोजनवाद वाले इसमें आ जाएंगे, जेम्स मिल, जॉन डीवी, ये सब आ जाएंगे। ये सब क्या मानते हैं कि जो सत्य है वो परिवर्तनशील है, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार जो ट्रूथ है वो चेंज होता रहता है। अभी यदि आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं तो उसके लिए आपका अप्रोच कुछ और होगा, और यदि आप जब एमएड करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, तो फिर एमएड का जो एमएड के प्रति आपका अप्रोच होगा, उसका इम्पोर्टेंस होगा, वो आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है और अलग अलग परिस्थितियां के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार वो बदलता रहता है। और ये सुख को महत्व देते हैं, बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन में उपयोग आती है, वही सत्य है। जो हमें सुख देती है वही सत्य है, उसी को हम ज्ञान बोलते हैं। तो इनका कहना यही है, इनकी मान्यता है कि ज्ञान सत्य, वह ज्ञान सत्य है जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और उसके लिए उपयोगी है। यानी ये सुख को मतलब मानते हैं कि भाई जो सुख देगा वो ज्ञान है, जो हमारे जीवन में उपयोग आ रहा है वो ज्ञान है, और जो बदलता रहता है वही आपका ज्ञान है। तो इस प्रकार हमने वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में देखा कि कोई भी नॉलेज को तब वैलिड हम ठहरा सकते हैं जब क्या हो कि उसकी वैधता निर्धारित हो जाए। और उसकी वैधता कैसे निर्धारित होगी, कोई भी नॉलेज जिस संदर्भ में बोला गया है, जिस क्षेत्र में बोला गया है, उस क्षेत्र में वो वर्क करना चाहिए, उस क्षेत्र में वो परफॉर्मेंस करना चाहिए। अगर वो उस क्षेत्र में परफॉर्मेंस करता है तो उस ज्ञान को वैलिड बोला जाएगा। हमने बोला कि पानी एक लिक्विड है, उसको पीने से प्यास बुझती है, तो पानी को एक किसी भी लैब में ले जाके आप टेस्टिंग कर लीजिए, वो लिक्विड ही निकलेगा, उसको पी भी लीजिए तो प्यास भी बुझ जाती है। तो वो नॉलेज आपका वैलिड है, क्योंकि वो जिस रेफरेंस में बोला गया था, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, जिस क्षेत्र के लिए बोला गया था, उस क्षेत्र में वो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो नॉलेज वैलिड माना जाएगा। और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज में दो इंडियन फिलोसफी में कॉन्सेप्ट हैं, इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। इंट्रिंसिक मतलब क्या है कि आंतरिक गुणों के अनुसार हम मतलब उसको मान लेंगे, अंदर से ही मान लेंगे। हम शुरुआत में जैसे हमको कोई नॉलेज मिला तो हम उस पर डाउट नहीं करेंगे, हम मान लेंगे। और परम ज्ञान है वो, जो इंट्रिंसिक नॉलेज है मतलब वो परम ज्ञान है, उसको हम तुरंत मान लेंगे। और एक्सट्रिंसिक नॉलेज क्या है कि उसको हम तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, देखेंगे, उसको चेक करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब फिर हम मानेंगे कि हाँ वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। इसके अलावा टेस्टिंग ऑफ ट्रूथ के मैंने आपको 3 सिद्धांत बता दिए, कोहिरेंस थ्योरी, कोहिरेंस थ्योरी, और दूसरा आपका क्या था, कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, और प्रैग्मेटिक थ्योरी। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा कहीं पे, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कहाँ पे समझ नहीं आया है, तो फिर मैं उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढूंगा कि आपको और कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक, या फिर क्या किया जाए कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनके पास एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके।
और इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, एमएड 2 साल के अंदर तक मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा, ठीक ना। तो चैनल पे बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बस थोड़ा सा देख लें, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ, मतलब क्लास को ऑफ कर दूंगा। तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद 2 क्लास और होगी और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कल हम लोग ज्ञान के प्रकार पढ़ेंगे। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा सेशन कैसा लगा, और एक बार प्लीज़ वही चीज़ शेयर कर दीजिएगा। लगातार आप लोगों की संख्या घट रही है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी जाएंगे तो आपको क्लास यहीं से मिलेगी, जो भी मिलेगी, जितना भी मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार शेयर